बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये सारे माइक्रोब्स बुरे होते हैं ना, नेगेटिव इमेज है ना इनकी हमारे दिमाग में। तो एरिएशन टैंक में हमें बहुत बड़े बड़े फ्लॉक्स दिखाई देते हैं और ये फ्लॉक्स फंगल फिलामेंट और एरोबिक बैक्टीरिया के होते हैं। नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल में अल्कोहल की मात्रा 13% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद उस मीडियम में ईस्ट की डेथ हो जाती है। फिर आती है हमारी चीज़, खाते सभी हैं, दो तरह की होती है। स्विस चीज़ जो है वो बैक्टीरिया बनाता है, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मेनाए। रॉकफोर्ट चीज़ बनाता है फंजाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। और केमम्बर्ट चीज़ बनाता है फंजाई, पेनिसिलियम केमम्बर्टाई। हेलो बच्चा पारी, दिस इज अर्चना राठी। आज कौन सा चैप्टर लेके आई हूं आपके लिए? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये सारे माइक्रोब्स बुरे होते हैं ना, नेगेटिव इमेज है ना इनकी हमारे दिमाग में। पर नहीं, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये कैसे हमारे फायदे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सो यस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इज द चैप्टर। तो सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? दही बनाने में, दिमाग की दही नहीं, खाने वाली दही। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और दूध में प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके उसकी दही बना देता है। यॉगहर्ट, जिम गोअर्स तो जानते ही होंगे, ग्रीक यॉगहर्ट, ये भी हमें बैक्टीरिया से मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आती है हमारी चीज, खाते सभी हैं, दो तरह की होती है। स्विस चीज जो है वो बैक्टीरिया बनाता है, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मेनाए। रॉकफोर्ट चीज बनाता है फंजाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। और केमम्बर्ट चीज बनाता है फंजाई, पेनिसिलियम केमम्बर्टाई। डोसा, इडली, सांभर, चटनी। डोसा इडली का बैटर बनाने में इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया। कौन से? ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ब्रेड तो सभी खाते हैं, कौन बनाता है? बेकर्स ईस्ट, सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी। बेकर्स ईस्ट क्या करता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, CO2 को एज अ बाय प्रोडक्ट बनाता है और उसी CO2 गैस की वजह से जो पफिनेस होती है ब्रेड में वो आती है। टॉडी ड्रिंक साउथ में बहुत पी जाती है, कैसे बनती है? फर्मेंटेशन से बनती है विद द हेल्प ऑफ फंजाई। किसका फर्मेंटेशन? जो पाम ट्री होता है, पाम के पेड़ के स्टेम के सैप को लेकर उसे फर्मेंट करते हैं तो टॉडी ड्रिंक बनती है। आजकल तो बड़ा फैशन में है, पनीर नहीं टोफू खाओ। टोफू, तेम्फे, सोफू, ये कैसे बनते हैं? सोयाबीन को फर्मेंट करके बनते हैं। चलिए, अब माइक्रोब्स जो हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री। यस, द मोस्ट फेमस इंडस्ट्री। इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ बट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो अल्कोहल में कौन बनाने में इस्तेमाल होता है? जी हाँ, फंजाई, ईस्ट, जिसे हम सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी या ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। वो क्या करता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है और अल्कोहल को बनाता है एज अ प्रोडक्ट। अब अल्कोहल भी दो तरह की होती हैं, डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड। नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल्स नेचुरली फर्मेंटेड होती हैं, जैसे वाइन और बियर। वाइन में अल्कोहल कंटेंट लगभग 6 से 10% होता है और बियर में जो होता है वो लगभग 5 से 12% होता है। नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल में अल्कोहल की मात्रा 13% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद उस मीडियम में ईस्ट की डेथ हो जाती है। अगर आपको अल्कोहल की मात्रा बढ़ानी है तो उसके लिए आप डिस्टिलरीज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम डिस्टिल्ड अल्कोहल कहते हैं, जैसे वोडका, वाइन, जैसे वोडका, विस्की, जिम, रम, ये सारी अल्कोहल्स। चलिए, फिर बात करते हैं एंजाइम्स की, इंडस्ट्रीज की। ये बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, बड़े फेमस, जैसे डिटर्जेंट, टाइड, सर्फ एक्सेल कैसे हमारे कपड़ों को साफ कर देते हैं, उसमें लाइपेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये लाइपेसिस हमें कहाँ से मिलते हैं? मोस्टली फंजाई से। बॉटल जूस तो सब पीते हैं, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, बड़े साफ सुथरे दिखाई देते हैं। इनमें पेक्टिनेसिस और प्रोटीएसिस का इस्तेमाल होता है। कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें एस्परजिलस फंजाई से मिलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस, भाई हमारे जो ब्लड है उसमें क्लॉट बन गया, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, क्लॉट बन गया, तो वो हमें ऐसी दवाई देगा जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम इज यूज्ड टू क्लॉट, ये क्लॉट बस्टर की तरह इस्तेमाल होता है। कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। फिर अभी नया नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो बंदा है उसकी बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फंजाई ट्राइकोडर्मा। जी हाँ। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया, टेस्ट में रिपोर्ट आई है, क्या करें? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो घटाना पड़ेगा, तो फिर ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर देता है जिसमें एंजाइम्स, स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द यूनिसेलर फंजाई मोनास्कस परप्यूरियस, विच इज अ काइंड ऑफ ईस्ट।
अब ये क्या करते हैं स्टैटिन्स? ये ऐसे एंजाइम्स के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखाते हैं जो हमारी बॉडी में कोलेस्टेरॉल को सिंथेसाइज करते हैं और उन्हें कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने से रोकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी हमें माइक्रोब्स से मिलते हैं। जैसे सबने सुना होगा सिट्रिक एसिड हमें मिलता है एस्परजिलस नाइगर से, ब्यूटाइरिक एसिड हमें मिलता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से, एसिटिक एसिड हमें मिलता है एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया से, और लैक्टिक एसिड हमें मिलता है लैक्टोबैसिलस से। एंटीबायोटिक्स कितनी कॉमन हो गई हैं, खांसी जुकाम बुखार, किसी को कोई भी बीमारी हो, एक दवाई जो लगती है वो है एंटीबायोटिक्स। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई? इट वॉज अ चांस ऑफ सिरेंडिपिटी, अचानक से। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस। तो अचानक से वो कहीं शादी में गए और आकर देखा कि जो पेट्री डिश थी उसमें उनके सारे बैक्टीरिया मर गए। ऐसा क्या हुआ? तो देखा, आहा, उसमें तो एक फंजाई प्रेजेंट है, पेनिसिलियम, और ये पेनिसिलियम एक केमिकल बना रही है, उस केमिकल की वजह से सारे बैक्टीरिया मर जा रहे हैं। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, पेनिसिलिन, which is against the life of the bacteria, and this is one of the biggest histories of the biology history. लेकिन ये जो पेनिसिलिन केमिकल है या एंटीबायोटिक है, इसको हम पोटेंशियली मेडिसिनल इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कौन डिस्कवर किया? इसको चेन एंड फ्लोरी ने डिस्कवर किया। तो 1945 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन तीनों साइंटिस्ट को कंबाइंड तरीके से नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द बिगेस्ट डिस्कवरी। अब एंटीबायोटिक्स हमें केवल फंजाई से नहीं मिलती, हमें खुद बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक मिलती है। जी हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसीस बैक्टीरिया लार्जेस्ट जीनस है बैक्टीरिया का, जिससे हमें सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरिमफेनिकॉल, इराइथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। अब चलते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आजकल हमने नदियों का क्या हाल बना दिया है, सब जानते हैं। तो ये जो गंदा पानी है, जो सीवेज है, इसकी सफाई के लिए भी हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम सीवेज इसकी वाटर क्लीनिंग को 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में हम हल्का कूड़ा हटाते हैं फिल्ट्रेशन से, जो तैरता हुआ कूड़ा होता है, जैसे प्लास्टिक हो गई, पन्नियाँ हो गई, उसे हटा देते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा देते हैं। फिर हम इसको भेजते हैं सेटलिंग टैंक्स में, जिसे हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। वहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, यानी कि जो मोटा मोटा कूड़ा है, जैसे कि पत्थर, जैसे कि रेत, जो सब नीचे बैठ जाता है। जो सब कुछ नीचे बैठ जाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और पानी जो ऊपर आ जाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स का। तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम भेजते हैं बड़े बड़े एरिएशन टैंक्स में। इन एरिएशन टैंक्स में हम डाल के रखते हैं एरोबिक बैक्टीरिया को और साथ में फंगल फिलामेंट्स को। तो एरिएशन टैंक में हमें बहुत बड़े बड़े फ्लॉक्स दिखाई देते हैं, और ये फ्लॉक्स फंगल फिलामेंट और एरोबिक बैक्टीरिया के होते हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? फंगल फिलामेंट्स ये पानी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देते हैं। फिर हम ये जो हमारा सेटअप है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू लार्ज सेटलिंग टैंक्स। वहाँ क्या होता है, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर जो हमारा पानी आता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मिलता है, इसे हम सीधा नदियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसे घरों तक पहुंचाना है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए पहुंचाना है, तो हम सेकेंडरी एफ्लुएंट को टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। और टर्शरी ट्रीटमेंट एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। वहाँ पे हम यूवी रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक फिजिकल मेथड है। हम केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन का, ओजोन का। अब बात आती है कि सेटलिंग टैंक में जो हमारा नीचे बैक्टीरिया बैठ गए थे, फंजाई बैठ गए थे, जिन्हें हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, इस एक्टिवेटेड स्लज में से
थोड़े से हिस्से को लेकर हम वापस से एरिएशन टैंक में भेज देते हैं, जो कि इनोक्यूलम की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें ये बैक्टीरिया बार बार चाहिए होंगे क्या करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें परेशान भी कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज का काफ़ी सारा हिस्सा हम एक दूसरे टैंक में भेज देते हैं, जिसे हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। इस टैंक के अंदर प्रेजेंट होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, जी हाँ, मीथेनोकोकस, जो कि एक आर्की बैक्टीरियम है। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं और जो फंगल फिलामेंट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, ताकि पूरे प्लांट में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया ना हो जाएं। और क्या होता है, इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये जो मीथेनोबैक्टीरियम है, ये सफाई करने के साथ साथ मीथेन गैस को यानी कि बायोगैस को भी बनाते हैं एज एन एडिशनल फीचर। अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी 2 प्लान्स बनाए हैं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर। अब चलते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस क्या होती है, इसमें 60 से 70% मीथेन होती है, 30 to 40% CO2 होती है और ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। मीथेन गैस यानी कि बायोगैस बनाने में, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, उसमें हेल्प करता है आर्की बैक्टीरियम, दैट इज मीथेनोजेंस, मीथेनोबैक्टीरियम। ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बहुत जगहों पर पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज में, राइस और पैडी फील्ड्स में, और कैटल्स के पेट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं और वहाँ सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एक बायोगैस प्लांट कैसा दिखता है, एक 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा होता है, जिसमें हम मीथेनोबैक्टीरियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर उसे ऊपर से ढक देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मीथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस और इस तरह बनती है हमारी बायोगैस। अब बायोगैस को भारत में पॉपुलराइज करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है, एक है IARI और दूसरा है KVIC। IARI इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC इज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो आजकल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किया जाता है कि इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल प्रीडेटर्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का नहीं। जैसे लेडी बर्ड, उसको इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल एफिड्स, ड्रैगन फ्लाइज को इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल मस्कीटोज, और ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंजाई है, वो रूट इकोसिस्टम में फ्री लिविंग कंडीशन में रहती है और हम उसे प्लांट्स की एंजल कह सकते हैं, क्योंकि वो रूट इकोसिस्टम में रहकर प्लांट्स को दूसरे पैथोजेंस से बचाती है, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरसेस से बचाती है। बैक्यूलोवायरसेस, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस होते हैं। वायरस के पास होता ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इनके बारे में स्पेशल क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम करते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। मैम इसका क्या मतलब हुआ कि ये केवल टारगेटेड इंसेक्ट्स को, टारगेटेड आर्थ्रोपोड्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, बर्ड्स को, मैमल्स को, रेप्टाइल्स को और ह्यूमंस को और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस अपने टारगेट इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। फिर आता है हमारा बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। इसके स्पोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। जी हाँ, हम माइक्रोब्स को खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं और फंजाई आ जाती है। पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हो सकते हैं और वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, या तो वो अमोनिया की फॉर्म में करते हैं, या वो नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं, या वो नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो N2 को अमोनिया में बदल सकते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं।
अब ये नाइट्रोजन फिक्सर्स भी दो तरह के होते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग जो होते हैं वो बिना किसी से जुड़े इस काम को कर सकते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, बीजरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। लेकिन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स किसी के साथ जुड़कर ये काम कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है, उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर। ऐसे ही फ्रैंकिया, फ्रैंकिया एल्नस और कैस्यूराइना प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है। फिर कुछ होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, वो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट्स का पसंदीदा खाना है एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस आ जाते हैं। फिर बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छे नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। अब यहाँ पे नॉस्टॉक और एनाबीना कमाल के नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, क्योंकि वो दोनों ही कंडीशंस में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, फ्री लिविंग में भी और सिम्बायोटिक में भी। एनाबीना पाया जाता है अजोला के साथ, जो कि एक एक्वेटिक फर्न है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और एनाबीना साइकस के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। यहाँ पे एक और फेमस एग्जाम्पल बनता है ओलोसीरा का। ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, जो अक्सर चावल और पैडी फील्ड्स में पाया जाता है। अब फंजाई की बात करते हैं। फंजाई हायर प्लांट की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाई जाती है, माइकोराइजा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो फंजाई क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है और ऐसे ऐसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है जो यूजुअली रूट नहीं कर पाती, जैसे फॉस्फोरस। तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। और सबसे फेमस जो फंजाई है जो माइकोराइजल एसोसिएशन में पाई जाती है, दैट इज ग्लोमस। तो चलिए, उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको माइक्रोब्स से इतनी शिकायत नहीं होगी, थोड़ा प्यार भी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आते हैं। तो कमेंट्स करके बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। वी आर ऑलवेज ओपन टू द सजेशंस, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। बाय, टाटा, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ।